देखो ये वीडियो उसी के लिए है जो 11th का बच्चा MWF में 6 से 7:30 बजे वाला बैच में आता है, और जो बच्चा अब्सेंट है जिनका एग्जाम चल रहा है बाहर में, तो इस वीडियो को देखकर पूरा करेगा। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी चल रहा था। नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी चल रहा था, तो जिसमें हम लोग पहला थ्योरी पढ़े थे ना। तो अब नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था, परमाणु मॉडल दिया था कैसे कैसे, हमने परमाणु मॉडल में क्या क्या बात बताया। तो पहला बात हम लोग पढ़े थे कि परमाणु में नाभिक, ये न्यूक्लियस नाभिक होता है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता में चक्कर लगाता है। ये समय इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है वृत्ताकार। कैसा? एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता, एक डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। इस तरह ये भी हो गया निश्चित वृत्ताकार रास्ता, निश्चित वृत्ताकार रास्ता, निश्चित वृत्ताकार रास्ता। तो टोटल निश्चित वृत्ताकार रास्ता कितने बार दिखाए थे? 7 बार। ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। तो 7th ऑर्बिट तक ही प्रयोग में आता है अभी, लेकिन हम लोग आगे इसका कल्पना करेंगे कहाँ तक? अनंत ऑर्बिट तक, इनफिनाइट तक कल्पना करेंगे। तो इसके लिए n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, और ये सब ऑर्बिट कहलाता है। प्रत्येक सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ता को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम था सेल। और एक प्रत्येक ऑर्बिट पर निश्चित अमाउंट में एनर्जी होता है, पता है ना, इसलिए इसको एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, पता है ना। और प्रत्येक सेल का नाम दिया गया, फर्स्ट सेल का नाम K, L, M, N, O, P, Q नाम दिया गया। और प्रत्येक सेल में सब सेल होता है, प्रत्येक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होता है। कौन कौन? SPDF। तो फर्स्ट ऑर्बिट में S सब सेल होता था, सेकंड में SPD, थर्ड में SPDF, फोर्थ में SPDF, 5 में SPDF-G, और 6 में GH, और 7th में SPDF-BH। तो ये फर्स्ट सिद्धांत हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अब है दूसरा सिद्धांत, क्या है? नील्स बोर का। तो दूसरा सिद्धांत में क्या कहता है? तो दूसरा सिद्धांत में कहता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट का दूरी बढ़ते जाता है, तो ऑर्बिट का एनर्जी का मान भी बढ़ते जाता है। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका कुछ निश्चित मात्रा में इसके पास एनर्जी होगा, इसलिए नाम था स्टेशनरी स्टेट, स्थिर अवस्था। प्रत्येक ऑर्बिट में निश्चित मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा को कहते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, निश्चित मात्रा में ऊर्जा, इसलिए इसको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट भी कहा गया था। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाता है, न्यूक्लियस से दूरी ऑर्बिट का बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑर्बिट पर एनर्जी का मान भी बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये जो ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या घूमता है? ये ऑर्बिट पर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और इस नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, दोनों में आकर्षण होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के एकदम नजदीक में है, सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा आकर्षण होगा। और ये अब ऑर्बिट इससे थोड़ा दूर हो गया, तो दूरी जब बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दूरी बढ़ गया, इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का दूरी जब बढ़ गया तो आकर्षण घट जाता है। आकर्षण क्या होगा? तो आकर्षण घटने से एनर्जी बढ़ता है। कहीं भी पूरे दुनिया में जहां भी ज्यादा आकर्षण होगा कोई दो वस्तु के बीच, तो वहां एनर्जी कम होता है, और जहां आकर्षण घटता है एनर्जी बढ़ता है। वो जैसे जैसे ऑर्बिट का दूरी बढ़ता जा रहा है तो नाभिक, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ता जा रहा है। दूरी बढ़ता जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? दूरी बढ़ता जाएगा तो आकर्षण घटता जाएगा, तो आकर्षण घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो अब कहा नील्स बोर क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट पर लगातार घूमते रहता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सालों वर्षों से महीनों से घूम रहा है, तो अपने ही ऑर्बिट पर जब घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लिया इलेक्ट्रॉन के पास 20 जूल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हमेशा 10 मिनट घूमे, 50 मिनट घूमे, 1 महीना घूमे, 5 साल घूमे, कभी कितना भी घूमे, तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा 20 जूल ही बना रहे। एनर्जी का मात्रक क्या था? जूल, इसलिए 20 जूल हम बोल रहे हैं। 50 जूल, कोई भी जूल बोल सकते हो, तुम कितना भी ले सकते हो। उसी तरह इस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन यदि घूमते रहा है, लगातार घूम रहा है इसी ऑर्बिट पर, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, वो परिवर्तन नहीं करेगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना एनर्जी है उसी एनर्जी के साथ घूमते रहेगा। यस सर। अब जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एनर्जी है 10 जूल, तो 10 जूल के साथ घूमते रहेगा। और जब यह इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दिया जाए, एनर्जी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाए, कैसे एनर्जी मिलेगा? तो इसमें एनर्जी मिलता है विद्युत चुंबकीय तरंग से। विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़े थे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, जिसको क्या कहा गया था? फोटोन, पढ़े थे ना? विद्युत चुंबकीय तरंग में छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जिसको क्या कहा गया था? फोटोन। इसी फोटोन में एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। वो ऊर्जा किसके बराबर था याद है? एनर्जी E बराबर h न्यू, पढ़े थे ना? प्रत्येक फोटोन में एनर्जी किसके बराबर होता है? h न्यू के बराबर। तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश ये ग्रहण करेगा, कौन प्रकाश? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रॉन EMR ग्रहण करेगा। EMR इसमें दिया जाए तो इसमें छोटा छोटा क्या होगा? फोटोन होगा। इस फोटोन के रूप में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ग्रहण करेगा, तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उत्तेजित अवस्था, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा। उत्तेजित का मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट पर जाना शुरू करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना था? 10 जूल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए इसको एनर्जी दिया गया, तो मान लिए ये थर्ड ऑर्बिट पर एनर्जी 20 जूल, थर्ड ऑर्बिट पर एनर्जी 20 जूल। अब जब इसको बाहर से एनर्जी दिया गया, तो जब इसका एनर्जी 20 जूल पहुंच जाएगा, पहले 10 जूल था, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए इसको एनर्जी दिया गया, तो इसका एनर्जी जब 20 जूल पहुंच जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ पर चले जाएगा, थर्ड ऑर्बिट पर चले जाएगा। मान लिया फोर्थ ऑर्बिट पर एनर्जी 30 जूल है, तो
EMR के जरिए इसको एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी मान लो 30 जूल के बराबर पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन उछल करके जंप करके कहाँ चले जाए, फोर्थ ऑर्बिट में चले जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके किस में जा रहा है, हायर ऑर्बिट में। लोअर ऑर्बिट का मतलब नीचे वाला ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट का मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट। तब जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, कब जंप करेगा, जब इसको एनर्जी हम लोग देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके ही लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचाना है। इसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देना होगा, ऊर्जा देना होगा। वही एनर्जी पा करके तब कहाँ जाता है, ऊपर वाला ऑर्बिट पर हायर ऑर्बिट में जंप करने लगता है, मतलब कूदने लगता है। अब फिर इलेक्ट्रॉन अपने स्थिति में वापस आना चाहता है। पहले एनर्जी इसमें दिए तो उत्तेजित होकर किसी भी ऑर्बिट पर चले गया, जिस ऑर्बिट के लेवल का एनर्जी मिला उसी ऑर्बिट पर चले गया। तो इलेक्ट्रॉन फिर अपने स्थिति में जिस ऑर्बिट पर था उस पर वापस आना चाहता है। वापस आने के क्रम में अब एनर्जी को छोड़ता है, रिलीज करता है, इमिट करता है। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी निकलेगा। जितना एनर्जी ग्रहण किया था ना नीचे से ऊपर जाने के लिए, अब ऊपर से नीचे जब आएगा तो वही एनर्जी क्या करता है, फिर छोड़ता है। किस रूप में, मान ली यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ भी एनर्जी निकलेगा। किस रूप में, इसमें भी छोटा छोटा क्या होगा, फोटोन। जितना एनर्जी इधर से ग्रहण किया था उतना एनर्जी इधर से फिर छोड़ देता है, निकाल देता है। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर या लोअर से हायर जाने में एनर्जी का परिवर्तन हो रहा है। लोअर से हायर जाने में एनर्जी ग्रहण करता है और हायर से लोअर आने में एनर्जी छोड़ता है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट पर एनर्जी का मान क्या है, En1 है, En1। E का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। En मतलब ऑर्बिट का संख्या, N1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट का संख्या हो गया। यहाँ फर्स्ट को लोअर ऑर्बिट मान लो, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहेंगे, लोअर ऑर्बिट। और मान लीजिए तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके थर्ड ऑर्बिट पर गया तो इसका एनर्जी मान लेंगे En2 मान लो, En2। 2 मतलब हायर ऑर्बिट को बताता है। हायर ऑर्बिट में 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ En2 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का एनर्जी। और En1 क्या हुआ, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट में निम्न नीचे वाले ऑर्बिट का एनर्जी होगा। तो निम्न ऑर्बिट पर एनर्जी का मान कितना माने थे हम लोग, 10 जूल। पर En1 का मान कितना था, 10 जूल। और हायर ऑर्बिट का एनर्जी का मान माने थे 30 जूल। तो En2 का मान क्या होगा, 30 जूल। तो एनर्जी में परिवर्तन कितना से होगा बताओ, 10 से कितना हो गया था 30, तो कितना से परिवर्तन होगा, 20 से होगा ना। तो 20 कैसे होगा, 30 से 10 घटा दिए तब ना 20 होगा। पहले था एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितना, 10 जूल। अब इसको एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, तो एनर्जी प्राप्त किया तो 30 जूल उसको प्राप्त हो गया। तो 30 जूल पा करके थर्ड ऑर्बिट में जंप कर गया था, उछल गया था। तो 10 से कितना हो गया, 30। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको बाहर, एनर्जी इसको बाहर से देना पड़ा, 20 जूल देना पड़ा। तो 20 जूल आया कैसे, 30 से 10 घटाया तब ना। तो 30 किसका वैल्यू है, En2 माइनस 10 किसका है, En1। तो इसी को डेल्टा ई कहा जाता है। डेल्टा ई, डेल्टा में परिवर्तन, आई मतलब एनर्जी, एनर्जी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या हो गया, En2 माइनस En1। कोई E1 केवल मानता है, E2 भी मानता है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। E1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी हुआ और E2 हायर ऑर्बिट का एनर्जी।
यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। चाहे इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाए या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाए, तो उसके लिए यह फॉर्मूला होगा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पर थर्ड से फर्स्ट में आया इलेक्ट्रॉन, नीचे गिरा, तो थर्ड में एनर्जी कितना था 30 और नीचे पर कितना था 10, तो कितना से परिवर्तन होगा 30 से। तो यहाँ भी 30 माइनस 10 करेंगे तब ना 20 होगा। आ रहे हैं समझ में? तो ये सेकंड थ्योरी है किसका, नील्स बोर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का यदि फ्रीक्वेंसी निकाला जाए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हम लोग पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था E बराबर h न्यू था ना फॉर्मूला। मैक्स प्लांक के सिद्धांत फॉर्मूला दिया था, मैक्स प्लांक का सिद्धांत पढ़े थे ना। मैक्स प्लांक के अनुसार एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E बराबर h न्यू होता है। तो यहाँ से अब न्यू बराबर यदि लिखा जाए तो न्यू बराबर क्या होता E बाय h होगा, E बाय h होगा ना। यस सर। तो यहाँ यदि E को डेल्टा E कर दिया जाए तो डेल्टा E का क्या फॉर्मूला है तो यहाँ हो जाएगा E2 माइनस E1 बाई क्या h। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी न्यू को फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला हो गया E2 माइनस E1 बाई h। h क्या है बताओ, h क्या आप लोग बताए थे ना, h है प्लांक्स कांस्टेंट, h है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट h का मान भी बताए थे, कितना होता है h का मान 6.626 10 to the power minus 34 जूल into सेकंड, है ना होता है। यस सर। तो यही है तुम्हारा नील्स बोर का दूसरा एटॉमिक थ्योरी, दूसरा परमाणु सिद्धांत। इस बात को लिखना पड़ेगा। क्या बताया दूसरा सिद्धांत में कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ही ऑर्बिट पर रहकर लगातार घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर, एनर्जी ग्रहण करके, किस रूप में एनर्जी ग्रहण करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन के रूप में एनर्जी ग्रहण करके हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, इसका मतलब ग्रहण करके ना गया, या ऐसे बोल सकते हो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी ग्रहण करता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में गिरता है तो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब एनर्जी छोड़ता है, निकालता है। तो इस तरीका से मान लिए फर्स्ट ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट पर एनर्जी का मान क्या En1 और हायर ऑर्बिट पर एनर्जी का मान क्या En2। तो एनर्जी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो डेल्टा E बराबर En2 माइनस En1 या E2 माइनस E1, ऐसे बोल सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग पढ़े थे E बराबर क्या h। मैक्स प्लांक यह ना सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर न्यू को एक साइड कर देंगे तो E बटे क्या हो h, और E क्या है डेल्टा E है, तो डेल्टा E बराबर क्या पड़े E2 माइनस E1, इसलिए E2 माइनस E1 बाई h। ये फ्रीक्वेंसी निकल गया किसका, वो जो एनर्जी गेन किया था, एनर्जी गेन किया था, उस एनर्जी में कितना फ्रीक्वेंसी था, उस लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना एनर्जी था, फ्रीक्वेंसी निकल गया उस एनर्जी का। तो इसको अब लिख लो। तो लिखो दूसरा नंबर, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट
में रहकर जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहकर लगातार न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है तब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहकर लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, तब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता होगा, ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब ज्ञान करता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहकर लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, ग्रहण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्या करता है, लोअर ऑर्बिट में गिरता है तब एनर्जी क्या करता है, एनर्जी का त्याग करता है, रिलीज करता है। किस रूप में एनर्जी ज्ञान करता है, ग्रहण करता है, बताओ तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन के रूप में, या लिख दो, एनर्जी ग्रहण करता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में एनर्जी ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहकर लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरता है, तब एनर्जी का त्याग करता है, रिलीज करता है। किस रूप में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटोन के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, तो उसी में छोटा छोटा क्या होता है? फोटोन, कण होता है। उसी कण से एनर्जी लेता है। हो गया। अब मान लेते हैं किसी एटम के लोअर ऑर्बिट पर एनर्जी का मान कितना? लोअर ऑर्बिट पर एनर्जी का मान क्या मान लेंगे? E1 मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट। लेट माने क्या? माना। तो E1 क्या है बताओ? एनर्जी ऑफ किसका? लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट पर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल बताए थे ना। और E2 क्या मानेंगे बताओ? एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। समझ जाएंगे इसका मीनिंग? यस सर। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना से होगा? एनर्जी में चेंज कितना से होगा बताओ? E2 माइनस E1। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। बताया था ना कैसे? तो फर्स्ट लोअर ऑर्बिट पर एनर्जी 10 जूल माने थे और हायर ऑर्बिट पर एनर्जी 30 जूल माने थे। तो 10 से 30 हो गया, इसका मतलब 20 जूल बाहर से एनर्जी देना पड़ा इलेक्ट्रॉन को। तो 20 से ही ना परिवर्तन हुआ। तो कैसे होगा? 30 माइनस 10, तो 30 क्या था? E2 और माइनस E1, तब ना 20 होगा। इसलिए डेल्टा E बराबर हो गया E2 माइनस E1। तो डेल्टा E को क्या पढ़ा जाएगा? चेंज इन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा में परिवर्तन। हिंदी क्या होगा? ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन लिख लो। यही है सेकंड सिद्धांत, सेकंड थ्योरी है निल्स बोर का। हो गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताओ तो?
फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे? हम लोग जानते हैं सेंस E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। तो E के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा ई। ये है ना फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू बराबर क्या होगा? डेल्टा ई बटे एच होगा। तो यहाँ डेल्टा ई के जगह क्या लिखेंगे? E2 माइनस, therefore न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 बटे क्या? एच। ये हो गया फ्रीक्वेंसी किसका? फोटोन का, ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था उसी का फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एनर्जी प्राप्त कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उसी का फ्रीक्वेंसी है E2 माइनस E1 बाय एच। लिख लो इसको, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो इसका 11 कितना है? हाँ है, हाँ डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? एच न्यू। न्यू हो गया डेल्टा ई बाय एच, और डेल्टा ई का वैल्यू हम जाने E2 माइनस E1 बाय एच हो गया। अब थर्ड थ्योरी क्या है? नील्स बोर का थर्ड थ्योरी, तीसरा सिद्धांत। तुम लोग संवेग के बारे में सुना हो, इसको रेखीय संवेग भी बोलते हैं। रेखीय संवेग, संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या होता है संवेग बताओ? रेखीय संवेग जानते हो? संवेग का मतलब, मोमेंटम का मतलब। जैसे हम मॉर्निंग वॉक में निकले, मॉर्निंग वॉक करता है ना आदमी, तो मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो मेरे में क्या बना रहेगा? एक मोमेंटम बना रहेगा, चलने का मोमेंटम रहेगा। तो मोमेंटम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे तेजी से चलना शुरू करेंगे, मोमेंटम क्या हो गया? बढ़ गया। और फिर किसी कारण से हम रुक रुक करके चलना शुरू करें तो मोमेंटम घट गया। तो सीधा रोड पर में जाएंगे घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक जो करेंगे सीधा में, सीधा मान लिया सीधा रोड पर कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और तुम लोग संवेग बराबर पढ़ा होगा m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। तो कोई वस्तु का मास और उसका वेलोसिटी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? संवेग, मोमेंटम। जैसे हम जा रहे हैं रोड पर, तो मेरा तो शरीर का अपना मास होगा, मास मतलब वजन, द्रव्यमान होगा ना, और जब जाएंगे चलते हुए तो वेलोसिटी भी तो रहेगा। तो मास और वेलोसिटी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? संवेग। तो हम लोग सीधा रोड में जाते हैं घूमने के लिए, घूमते हैं, तो उसमें क्या कहलाएगा? ये मोमेंटम। कैसा मोमेंटम कहलाएगा? रेखीय संवेग। तो संवेग का मतलब हुआ मास इनटू वेलोसिटी। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसका? कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर रहकर क्या करता है? घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन किस रूप में घूम रहा है? एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वृत्ता का रास्ता में न घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ अब लीनियर मोमेंटम में होगा, रेखीय संवेग यहाँ नहीं हुआ, तो सीधा रास्ता में नहीं घूम रहा है, ये वृत्ता का रास्ता में घूम रहा है। तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। इस तरीका से मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, इस सीध में था, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी r मान ली, तो फिर यहाँ से घूमना शुरू किया तो फिर यहाँ आएगा, तो ये दूरी भी क्या होगा? फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये दूरी भी क्या होगा? तो यहाँ भी संवेग है। इलेक्ट्रॉन का तो अपना खुद मास होता है,
और जब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इसमें वेलोसिटी भी होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा? संवेग। लेकिन ये संवेग मोमेंटम जो बना रहा है एक वृत्ताकार रास्ता में एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए मोमेंटम हो रहा है इसका। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ कोण बना कि नहीं? बीच में एंगल बन गया, तो इसी का नाम होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोण बनाते हुए संवेग हो रहा है, कोण बनाते हुए मोमेंटम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग कैसे प्राप्त होगा? तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या था? m, और वेलोसिटी क्या था? v, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का दूरी कितना था? r। तो इसे मोमेंटम में r से गुना कर देने पर ये कहलाता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हो गया? mvr है कोणीय संवेग समझ में? mvr फिजिक्स का चीज है, ये तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। mvr कैसे होता है प्रूव भी किया जाएगा। यहाँ सिर्फ जानना है कि कोणीय संवेग क्या है। तो कैसे हुआ कोणीय संवेग? क्लियर हुआ? अब नील्स बोर बोलता है कि किसी भी ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोणीय संवेग बनाते हुए घूमता है, तो वो कोणीय संवेग क्या हुआ? mvr। तो कोणीय संवेग जो होगा कोई एक निश्चित संख्या का, वो निश्चित संख्या क्या माना गया है? h/2π, h/2π। तो यहाँ पर मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग mvr बराबर 1 गुना h बाई क्या होगा? 2π। मान लिया सेकेंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? mvr बराबर 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट पर घूम रहा है, तो mvr बराबर क्या होगा? 3h/2π। फोर्थ ऑर्बिट पर घूम रहा है, mvr बराबर 4h/2π। तो यहाँ पर h/2π कभी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, कभी 2 से गुना है, कभी 3 से है, कभी 4 से है। ये 1 2 3 4 5 6 क्या है सर? ऑर्बिट नंबर है ना। तो ऑर्बिट नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 को इंटीजर नंबर कहा जाता है। 1 2 3 4 को कौन नंबर कहते हैं? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये जो इंटीजर नंबर h/2π के साथ है तो गुना में ना है, गुना को क्या कहते हैं? मल्टीपुल। गुना को क्या कहते हैं? मल्टीपुल। इसलिए नील्स बोर क्या बताया कि परमाणु के किसी भी ऑर्बिट पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है h/2π का इंटीजर मल्टीपुल होता है। किसी भी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एक कोणीय संवेग बनेगा, तो वो कोणीय संवेग किसके बराबर है? mvr। तो mvr जो होगा h/2π का इंटीजर मल्टीपुल होगा। ये इंटीजर मल्टीपुल का मतलब इंटीजर नंबर किसको कहा गया? 1 2 3 4 ये सब जो है, और सब क्या है? गुना में है h/2π के साथ, इसी को बोलते हैं इंटीजर मल्टीपुल। एक फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया? mvr बराबर nh/2π। अब n का मान क्या हुआ? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n क्या है? ऑर्बिट का संख्या है, ऑर्बिट का क्या है? संख्या है। उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला निकला? mvr बराबर nh/2π निकला। तो इसी बात को लिखो। तीसरा थ्योरी नील्स बोर का क्या हो गया? तीसरा परमाणु के किसी भी ऑर्बिट पर घूमते हुए
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग को क्या कहा गया? एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग परमाणु के किसी भी ऑर्बिट पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का इंटीजर मल्टीपुल, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तीय गुणक होता है। दैट इज एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या हो गया? nh/2π। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। परमाणु के किसी भी ऑर्बिट पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। हो गया? तो इसमें क्या फॉर्मूला आ गया? mvr इक्वल टू nh/2π। ये m क्या है बताओ तो? किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। और v क्या है? किसका है? इलेक्ट्रॉन कितना वेग से घूम रहा है। r क्या है? रेडियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पर है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन किस दूरी पर है, किस ऑर्बिट पर है, वो हुआ रेडियस। और n क्या है? ऑर्बिट संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट संख्या है। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है ना। और ये 2π एक नंबर है। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 या 3.14। 22 में 7 से भाग दोगे तो क्या होगा? 3.14। पाई का वैल्यू होगा। बताओ इसको। आज इस पर क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि कोई परमाणु के थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताओ। थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा बोलो? तो बहुत सो रही है, तो क्या होगा बताओ? n का मान 3 ना होगा? 3h/, क्या होगा? 2π। फोर्थ ऑर्बिट पर क्या होगा? 4h/2π। सेकंड पर क्या होगा? 2h/2π। हो जाएगा ना? इस तरीका से इस पर क्वेश्चन लिख लो, मिटा दें। क्या इस पर इसको नंबर कहाँ से मिलेगा?